लक्ष्मी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इनके बच्चेदानी में ट्यूमर बन गया है और जब तक ये बच्चे पैदा करती रहेंगी तो ट्यूमर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से लक्ष्मी का 8वां बच्चा हुआ। तो तब तक बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और उसने गुस्से में आकर उन दोनों को घर से निकाल दिया और कहने लगा, बुढ़ापे में मेरी बदनामी करा रहे हो। और छोटे बहन भाइयों को भी साथ भेज दिया। वो सड़क पर धक्के खाने लगे। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और उसकी रिपोर्ट की जगह माँ की रिपोर्ट गलती से डॉक्टर के पास ले गया तो उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि आज विनोद, ये तेरी पत्नी आज फिर पेट पकड़े अंदर पड़ी है। सुबह से घर का कोई काम नहीं किया, मनहूसियत अलग फैला रखी है रो रो कर। जा पहले उसको सरकारी अस्पताल में दिखा कर ले आ, वरना जीना हराम किए रहेगी रो रो कर। विनोद काम से घर लौटा तो सामने बैठी सास ने मुंह बनाकर कहा। विनोद ने एक जोरदार ठोकर जमीन पर पड़े हुए गिलास पर मारी। सच में लक्ष्मी की तबीयत खराब थी। घर की हालत भी से भी लग रहा था, वरना तो रोज इस समय घर साफ सुथरा चमकता हुआ नजर आता था। ताज़ा खाना बना हुआ होता, बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में घूम रहे होते थे। आज तो किसी की नाक बह रही थी और किसी ने कपड़े उल्टे पहन रखे थे। खुद माँ भी भूख से बेहाल करवटें ले रही थी। इसलिए तो उन्होंने विनोद से कहा था कि वो लक्ष्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाए, वरना तो मजाल है कि वो लक्ष्मी को कभी एक गोली भी लाकर देती हूँ। तेज दर्द में भी होती तब भी माँ से यही कहा करती, अरे हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, हमारे समय की औरतें तो सारे काम किया करती थी, हम तो खेतों में भी काम किया करते थे, कभी तुम्हारी तरह का नखरे ना दिखाए और तुम्हें ज़रा सा हांडी चूल्हा करना पड़ता है तो तुम तड़पने लग जाती हो। ये उनका मनपसंद डायलॉग हुआ करता था। विनोद झुंझलाता हुआ जोरदार तरीके से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। कहाँ है महारानी, निकल बाहर, रोजाना तबीयत खराब करके बैठ जाती है। कहा पिता कि उल्टा सीधा मत खाया करो, लेकिन तुम्हारे खाने पीने की आदत तो खत्म ही नहीं होती। कुछ खा लिया होगा फिर छुप कर जो पेट में दर्द कर गया। विनोद ने ये तक न पूछा कि दर्द कहाँ हो रहा है, बस शुरू हो गया। सामने ही बेड पर मुड़ी तुड़ी सी हालत में लक्ष्मी बैठी थी। रो रोकर उसका बुरा हाल था, आंखें लाल हो रही थी और चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। साफ दिख रहा था कि वो दर्द की अंतिम सीमा पर है। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उससे उठा ना गया। विनोद ने आगे बढ़कर उसे थोड़ा सा सहारा दिया तो वो बेचारी उठ खड़ी हुई। जल्दी आ जाना, दवा लेकर आकर खाना भी बनाना है। वो घर से बाहर निकल रहे थे जब सास ने पीछे से आवाज़ लगाई। विनोद ने लक्ष्मी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा और सरकारी अस्पताल जा पहुंचा। लक्ष्मी की हालत अभी भी खराब थी। उससे कुर्सी पर बैठा नहीं जा रहा था, मगर सरकारी अस्पताल में कोई ध्यान देने को तैयार ही न था। विनोद ने शोर मचा मचाकर एक वार्ड बॉय को बुलाया तो उसने एक टूटा फूटा स्ट्रेचर लाकर विनोद के हवाले कर दिया। विनोद ने लक्ष्मी को स्ट्रेचर पर डाला और उसे अंदर इमरजेंसी में ले गया। वहाँ लक्ष्मी को उसकी हालत देखते हुए एडमिट कर लिया गया। विनोद ने उसके पीछे इमरजेंसी में जाना चाहा, लेकिन नर्स बोली, अंदर कहाँ घुस रहे हो, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पत्नी के पीछे पीछे अंदर नहीं जाते, हमें खुद उसका इलाज कर लेने दो। विनोद शर्मिंदा सा होकर वहीं खड़ा रह गया। उसे अपने छोटे छोटे 3 बच्चों का ख्याल आया था जो साल के अंतराल में पैदा हुए थे। सारे ही गंदे हुलिये में घर में घूम रहे थे और भूखे भी थे। जल्दी से ये ठीक हो तो इसे लेकर घर जाऊं, विनोद ने उदासी से सोचा। अंदर डॉक्टर के पास मरीजों का अंबार लगा हुआ था। एक के बाद एक मरीज आ रहा था, सभी शोर मचा रहे थे। ऐसे में लक्ष्मी की गुटी गुटी चीखें कौन सुनता। वो पेट पर हाथ रखे दोहरी हुई जा रही थी। तभी एक डॉक्टर जोर से चिल्लाई, ये सरकारी अस्पताल वाले इतनी सैलरी नहीं देते जितने मरीज सर पर थोप देते हैं। आरती, जाओ जाकर मरीजों से पूछना शुरू करो कि उन्हें क्या परेशानी है और खुद की ही दवाइयाँ लिख कर दे दो जो देनी है, डॉक्टर ने गुस्से से कहा था। पास खड़ी हुई एक नर्स जो कम पढ़ी लिखी थी, उसने झट से कॉपी और पेन उठाया और मरीजों के पास जा जाकर उनकी बीमारियां पूछने लगी। मरीज दर्द से तड़प रहे थे, क्या करते उन्हें बताना ही पड़ा। नर्स आरती लक्ष्मी के पास भी जा पहुंची। क्या परेशानी है, क्यों शोर मचा रही हो, क्या पेट में दर्द है? आरती ने पूछा तो लक्ष्मी बोली, जी हाँ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आई हूँ, डॉक्टर ने कराने के लिए कहा था क्योंकि मुझे पेट में हर समय दर्द रहता है। लक्ष्मी ने कहा तो आरती ने लपक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उसके हाथ से छीन ली। थोड़ा बहुत पढ़ना तो वो जानती थी। उसे अंदाजा हो गया कि लक्ष्मी की बच्चेदानी में ट्यूमर बन चुका है। कितने बच्चे तुम्हारे? आरती ने माहिर डॉक्टर की तरह रिपोर्ट पर नजर दौड़ाते हुए कहा। लक्ष्मी झिझकी और फिर बोली, जी 3 है, तीनों में बस मामूली सा ही अंतर है, मैं और बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। घर के हालात पहले ही ठीक नहीं है, उनके खर्चे हम बड़ी कठिनाई से पूरे करते हैं। लक्ष्मी की बात पर आरती जोर से हंसी। अरे बच्चे क्यों नहीं पैदा करोगी, और औरतों का काम ही क्या है, बच्चे ही तो पैदा करने दुनिया में आए हैं हम लोग। चल शाबाश, कुछ कुछ नहीं लिखा है इस रिपोर्ट में, सही है तू, और बच्चे पैदा करो। आखिर एक एक करके ये ट्यूमर खुद ही अंदर मर जाएंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी। ये दर्द भी नहीं होगा, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। आरती ने पर्चे के ऊपर 3-4 दवाइयों के नाम लिख कर लक्ष्मी के हवाले किए और खुद अगले मरीज की ओर बढ़ गई। लक्ष्मी को संतुष्टि नहीं हो रही थी। उसने पर्चा पकड़ा और लेडी डॉक्टर के पास चली गई।
डॉक्टर, इस नर्स ने मुझे ये दवाइयाँ दी थी और कहा था कि और बच्चे पैदा करो तो पेट के ट्यूमर खत्म हो जाएंगे। क्या सच में ही ऐसा ही है? लक्ष्मी की आंखों में डर उतरा हुआ था। डॉक्टर ने एकदम सर उठाया। हाँ हाँ, उसको मैंने ही भेजा था ना। जो कुछ उसने कहा है वो ठीक ही है। अब जाओ यहाँ से, कर लो और बच्चे पैदा। अगर तुम्हें ट्यूमर खत्म करनी है तो दरअसल डॉक्टर के सामने खाने की प्लेट पड़ी हुई थी और उसे भूख लग रही थी और मरीज उसे खाना नहीं खाने दे रहे थे, इसलिए वो शायद ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही थी। एक इंजेक्शन उसे आरती ने लगा दिया था जिससे उसका दर्द काफ़ी कम हो गया था। क्या बोला डॉक्टर ने? किस चीज़ का दर्द था तुझे? विनोद ने बोला तो लक्ष्मी ने धीमे से उसे सारी बात बता दी। वो जो पिछली बार डॉक्टर ने ट्यूमर का बताया था ना, और अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, आज डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो ट्यूमर खत्म हो जाएगा। मुझे तो इन डॉक्टरों पर भरोसा नहीं, मुझे किसी और डॉक्टर के पास लेकर चलो। मतलब ऐसे भी कोई डॉक्टर बोलता है? लक्ष्मी रोने वाली हो गई थी। विनोद तो खुश हो गया। हाँ तो सही बोल रही है ना डॉक्टर, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे ये अंदर ट्यूमर तेरा खुद ही खत्म हो जाएगा। तो चिंता मत कर, ये डॉक्टर बड़े काबिल डॉक्टर होते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते विनोद ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। मगर लक्ष्मी चिंतित हो चुकी थी। अपनी गिरती हुई सेहत के साथ साथ उसे बच्चों का भी ख्याल रखना था, जो कि उसके लिए अब असंभव होता जा रहा था। मगर विनोद ने तो डॉक्टर की बात को पल्ले से बांध लिया। अगले साल लक्ष्मी का एक और बच्चा हो गया। उसके अगले साल 2 जुड़वा बच्चे और आए। लक्ष्मी हाल से बेहाल हो गई। विनोद था कि बस करने का नाम ही ना लेता था। उसे और बच्चे चाहिए थे, लेकिन बच्चों की ज़रूरत पूरी ना करता। कपड़े, जूते, पैसे, हर चीज़ के लिए लक्ष्मी तरसती ही रहती। कभी मायके वालों से मांग कर ला के बच्चों को कपड़े पहनाती तो कभी कहाँ से। विनोद का बस एक ही काम था कि बच्चा रोटी खाकर सोना चाहिए, चाहे वो चटनी से खाए या चाहे प्याज के साथ। खुद वो सारा दिन जानवरों की तरह मजदूरी करता और वापस आता तो मुंह खोलकर खराटे मारकर सोता रहता। अब लक्ष्मी के 6 बच्चे हो चुके थे। बड़ा वाला बेटा लड़कपन की उम्र में पहुंच चुका था। लक्ष्मी की हालत अब और ख़राब हो चुकी थी। वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। पेट का दर्द भी बढ़ गया था। सास अब भी जिंदा थी, मगर उनके कामकाज पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए थे। अब वो चारपाई पर ही पड़ी रहती। लक्ष्मी को उनकी सारी सेवा चारपाई पर ही करनी पड़ती। विनोद का वो ही हाल था। एक दिन लक्ष्मी ने तंग आकर उससे बात करने का फैसला कर लिया। वो काम से वापस आया तो रोज़ की तरह टांगे पसार कर सोने लगा। बात सुनिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लक्ष्मी ने पास जाकर बैठते हुए कहा। विनोद ने बंद होती आंखें खोलकर उसे देखा। देख, कोई खर्चा मत गिनवाना। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और अगर कोई चीज़ ज़रूरी चाहिए तो जाके अपने मायके से ले आ। मेरे सामने रोने मत लग जाना अभी। विनोद ने गुस्से से कहा तो लक्ष्मी एक पल के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, खर्चा बचाने की बात करने के लिए आपके पास आई हूँ। हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे खर्चे भी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर के पास जाकर बच्चे बंद करवा दूँ। लक्ष्मी की बात पर विनोद जो लेटा हुआ था एकदम उछलकर बैठ गया। बच्चे बंद करवाएगी? बेशरम, भगवान के कामों में अड़चन डालेगी। खुद तो नरक में जाएगी, साथ साथ मुझे भी नरक में लेकर जाएगी। मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगा। और याद है ना अपनी वो ट्यूमर वाली बात? इधर बच्चे बंद हुए, इधर तेरा दर्द भी इससे जाग जाएगा। फिर तेरे इलाज पर लाखों रुपए कौन लगाएगा? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं। आने दे जितने बच्चों को आना है, वैसे भी जिन्हें आना होता है वो आकर ही रहता है। विनोद ने आखिर में सर हिलाते हुए बात की। लक्ष्मी झुंझला गई। ये क्या जाहिलों वाली बातें हैं? बच्चे बंद करवाना कोई बुरी बात नहीं। अब मेरी सेहत भी ऐसी नहीं रही कि मैं हर साल एक बच्चा पैदा कर सकूं। लक्ष्मी की बात पर विनोद एक पल के लिए चुप सा हुआ और तभी साथ वाली चारपाई पर लेटी सास को उनकी बातें सुनाई दे गईं। वो भी शोर मचाने लगी। जब से ब्याह कराई है बस यही शोर मचाया है। स्वस्थ नहीं है, सेहत नहीं है, काम भी कोई नहीं करती, सारा दिन चारपाई तोड़ती है, फिर भी मेरे बेटे के सर पर सवार है। अगर उसको अपना वंश बढ़ाने का शौक है तो बढ़ाने दे। कल को सारे लोग गर्व से बोलेंगे कि विनोद के इतने बच्चे हैं और अभी भी तो तेरे पास 4 बेटियां हैं, सिर्फ 2 लड़के हैं। कर ले एक आध बच्चा और पैदा, एक बेटा और हो जाएगा तो विनोद का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मर नहीं जाएगी तू। सास बोलना शुरू हुई तो विनोद आराम से लेट गया। वो जानता था अब लक्ष्मी आगे से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन लक्ष्मी ने एक बार फिर विनोद का कंधा हिलाया। आप बोलिए ना कुछ, मैं सुबह ही जाकर डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। लक्ष्मी के कहने पर विनोद एकदम गुस्से से पलटा। जान छोड़ दे मेरी और चली जा यहाँ से। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं नरक में नहीं जाना चाहता। जितने बच्चे पैदा करने का मेरा दिल चाहेगा मैं उतने करूँगा। तेरा काम है उन्हें दुनिया में लाना, इससे ज़्यादा सवाल जवाब मत कर। अब जा यहाँ से। विनोद चिल्लाया तो आंखों में आंसू लिए खामोशी से वो वहां से चली गई। अब उन्हें क्या बताती कि वो जो ये समझ रहे थे कि बच्चे पैदा करने के साथ साथ उनका दर्द कम हो गया था, वो तो गलत थे। बस अब उसने अपना दर्द इन लोगों को बताना छोड़ दिया था और सारा दिन कामों में उलझ कर बच्चों की परवरिश करने के ख्याल में वो दर्द का भूल ही गई थी। लेकिन अभी भी उसे पेट के निचले हिस्से में जब दर्द उठता तो बेचारी दोहरी सी हो जाती। इन्हीं लड़ाई झगड़ों के बीच लक्ष्मी का एक और बच्चा हो गया। अब तो उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। छोटा सा बच्चा, पूरे घर के कामकाज, बड़े बड़े दोनों बेटे अब 19 और 20 साल के थे। लक्ष्मी को उनसे भी शर्म आने लगी थी और इन्हीं दिनों विनोद को बहुत खांसी रहने लगी।
मुझसे अब और काम नहीं होता लक्ष्मी, मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़े दोनों लड़कों को काम पर लगा दूं, विनोद ने खांसते हुए लक्ष्मी से कहा। तो लक्ष्मी किलस करके रह गई। ये पता था कि खुद से काम नहीं होता, मगर लक्ष्मी से और बच्चे पैदा नहीं होते, ये बात मानने को कोई तैयार ही न था। लेकिन लक्ष्मी विनोद से बहुत डरती थी। वो वैसे भी बात बात पर हाथ उठा देता था, इसलिए उसने कुछ न कहा। विनोद ने बड़े दोनों लड़कों को दुकान डाल कर दे दी। खुद सारा दिन घर में चरपाई तोड़ने लगा। अब लक्ष्मी हमेशा उसकी नज़रों के सामने रहने लगी। सारा दिन चिल्लाता रहता, खाने में नमक नहीं डाला, चाय में चीनी कम है, आंगन की सफाई ठीक तरीके से नहीं हुई, अंदर कमरों में जाले लटक रहे हैं। लक्ष्मी की जान पर बनाती। विनोद तो एक और सास बन गया था, मगर आए दिन वो उसे परेशान करता रहता। और तभी एक दिन लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसकी नंद का आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वो आती तो घंटों घंटों विनोद के साथ सर जोड़े बैठकर बातें करती रहती। लक्ष्मी पास जाती तो दोनों चुप हो जाते। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। मगर थोड़े ही दिनों के बाद बिल्ली थैले में से बाहर आ गई। जब विनोद ने पहली बार लक्ष्मी को पास बुलाकर प्यार से बात की, सुन लक्ष्मी, अपनी ममता दीदी है ना, उसकी नंद की बेटी रुचिका बड़ी है, ही अच्छी लड़की है। उन्होंने मुझसे अपने कार्तिक के लिए उसके रिश्ते की बात की है। मैंने तो बोल दिया है कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे, उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं, हम बस सादगी से शादी करेंगे। मुझे तेरा शादी वाला सोने का सेट पड़ा है ना, वो मुझे दे देना, मैं नए डिज़ाइन का बनवा कर राखी दीदी को दूंगा और हम कार्तिक की शादी कर देंगे। तेरा भी हाथ बटाने वाला कोई घर में आ जाएगा। लक्ष्मी हैरान रह गई। पहले बेटे की शादी थी और विनोद ने उसे बात करना भी ठीक न समझा था, बस आदेश दे रहा था, लेकिन वो कुछ न बोली और मान गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई और तभी इन दिनों लक्ष्मी को एक बार फिर गड़बड़ का एहसास हुआ। उसे पता चल गया कि वो एक बार फिर प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। लक्ष्मी बुरी तरह से घबराई। अब तो घर में बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसने दबे दबे स्वर में विनोद से कहा कि वो डॉक्टर के पास जाकर बात करना चाहती है। प्रेगनेंसी की अभी शुरुआती दिन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विनोद तो हत्थे से उखड़ गया। तू तो नरक जाने पर तुली है, मुझे भी साथ नरक पहुंचाना चाहती है। आता है बच्चा तो आए, लोगों को पता चलेगा कि विनोद अभी बूढ़ा नहीं हुआ। मूंछों को ताव देते हुए विनोद सीना फुलाने लगा। लक्ष्मी तंग आकर वहां से उठ गई। शादी की तैयारियां चलती रहीं। कुछ महीने बाद शादी की तारीख रखी गई थी। जब तक शादी हुई लक्ष्मी का पेट चादर में से बाहर दिखने लगा था, मगर कोशिश करके भी वो दिन रात खुद को छुपाए रखती, खासकर अपने बेटों से। कार्तिक की दुल्हन ब्याह कर घर आ गई। कुछ दिन गुजरे तो दुल्हन की माँ ने लड़का और लड़की दोनों को अपने घर में बुला लिया। वो वहाँ कुछ समय गुजारने लगे। लक्ष्मी पिछले सारे घर के काम समेटती फिर रही थी। आज उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उसका 7वां महीना चल रहा था और वो खुद को संभालने के साथ साथ कामकाज करके भी थक चुकी थी। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। अचानक ही वो नीचे बैठती चली गई। तकलीफ से वो बेबस हो चुकी थी। उस समय विनोद घर पर ही था। उसने जो लक्ष्मी को इस तरह नीचे बैठते देखा तो समझा शायद बच्चे के जन्म का समय करीब आ गया है। वो लपक कर दाई के पास गया और उसे बुलाकर ले आया। लक्ष्मी दर्द से बेहाल हो रही थी। थोड़ी देर के बाद विनोद को पता चला कि उसके यहाँ एक और बच्चे ने जन्म लिया है। विनोद बहुत खुश हुआ। दाई ने पैसे मांगे तो अब की बार विनोद घबरा गया। वो मेरे पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसा कर अंदर लक्ष्मी से ही पूछ ले, कहीं उसने कुछ पैसे रखे हो तो ले ले। सर खुजाता हुआ विनोद घर से बाहर निकल गया। बस बच्चे के जन्म में उसका इतना ही हाथ हुआ करता था। दाई तिल मिलाकर रह गई। उसने अंदर लक्ष्मी को 10 बातें सुना दी। सारा काम निकलवा लिया मुझसे। पहले बता दी कि तेरा पति कंगला है, उसके पास पैसे नहीं तो मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाती। लक्ष्मी खामोशी से अपने आंसू पीती रही। वो बड़ी मुश्किल से मौत को छूकर वापस आई थी। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि वो चारपाई से उठ ही न सकती थी। नन्हे बच्चे को किसने देखना था, वो साथ पड़ा रोता रहता। 2 दिन बाद बेटा और बहू वापस आ गए। वो आए तो छोटे बहन भाइयों को घर में शोर मच गया। भाई आ गए, भाई आ गए, भाभी आ गई, भाभी आ गई। अंदर पड़ी लक्ष्मी का जी चाहा वो शर्म से मर जाए। बड़े बेटे से वो अब तक छिपाती आई थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब तो उसे पता चलना ही था। माँ कहाँ है? माँ जल्दी से खाना दे, तो बहुत भूख लग रही है। कार्तिक शादी के बाद भी माँ से ही खाना मांगता था। बहू भी नखरे दिखाती हुई घर में फैली गंदगी को देखकर नाक चढ़ा रही थी। कार्तिक को माँ नजर न आई तो उसके कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर आया, सामने पड़ी माँ की हालत देखकर चौंक उठा और तभी उसकी नजर माँ के साथ लेटे उस नन्हे से बच्चे पर पड़ी। कार्तिक का दिमाग घूम गया। ये किसका बच्चा है? कहीं आपने तो फिर एक और बच्चा पैदा नहीं कर लिया? कार्तिक ने चौंकते पूछा। तो लक्ष्मी ने शर्मिंदगी से मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर कार्तिक का तो दिमाग घूम चुका था। उसने दरवाजे के पास रखी हुई मेज पर एक जोरदार लात मारकर गिरा दिया। कुछ तो शर्म कर ले। आप दोनों के बच्चे पैदा करने की उम्र है जो आप लोग ये घटिया हरकतें करते फिर रहे हैं। मोहल्ले भर में मेरी नाक कट चुकी है। सब लोग मुझे देख देकर हंसते हैं कि ये वो लड़का है जिसके माँ बाप में अभी भी जवानी खत्म नहीं हुई है। आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? पहले ही इतने बच्चे कम है जो गली में घूमते फिरते हैं। इनको खिलाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास और आप लोग बच्चे पर बच्चा पैदा किए जा रहे हैं। खासकर मेरी माँ, इसमें तो लाज लज्जा नाम की कोई चीज़ ही नहीं। कार्तिक बोलने पर आया तो फिर रुका ही ना। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं न, मेरी दुल्हन भी दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी और सास को देखते हुए आश्चर्य से कह रही थी, कमाल है माँ जी, बच्चा पैदा करना तो अब मुझे भी चाहिए था, मगर आपने सोचा कि कहीं आप भी इस उम्र में पीछे न रह जाएं।
इसलिए आपने मुझे पहले ही ये कारनामा कर दिया। वो मुंह पर दुपट्टा रखकर हंसने लगी। लक्ष्मी शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। कार्तिक का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो एकदम जोर से चिल्लाया, नहीं, इन घटिया हरकतों के साथ मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगा। मेरा मोहल्ले में जीना हराम हो चुका है, निकल जाओ मेरे घर से अभी। और इसी समय वो एकदम आगे बढ़ा। उसने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर उसे चारपाई से खड़ा कर दिया। वो लड़खड़ा सी गई। उसने कार्तिक को रोकने की कोशिश की, मगर कार्तिक तो जैसे आपे से बाहर हो चुका था। चारपाई पर पड़ा वो नन्हा सा बच्चा उसने उठाकर जैसे लक्ष्मी की गोद में पटका और बोला, अपने नमूनों को भी अपने साथ ले जाएं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अब आप सबको पालता फिरूं। पिताजी ने तो कब से काम करना छोड़ दिया है, निकल जाएं आप लोग मेरे घर से। उसने माँ को घसीटते हुए बाहर निकाला। सामने विनोद हक्का बक्का खड़ा था। कार्तिक ने लक्ष्मी के साथ साथ उसे भी बाहर निकालकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। छोटे बच्चे पहले ही गली में घूम रहे थे। लक्ष्मी और विनोद दरवाजे के बाहर हैरान परेशान खड़े रह गए। अंदर नई नवेली दुल्हन कह रही थी, सही किया तुमने, जो कमाओगे इन्हीं पर लगता रहेगा, अपने बच्चों को भला हम कैसे पालेंगे। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शायद भरी नजरों से विनोद की तरफ शिकायत भरी नजरों से विनोद की तरफ देखा। वो अपना सर खुजा रहा था। चल अब यहाँ खड़ी मेरा क्या मुंह देख रही है। छुपा नहीं सकती थी कि कार्तिक को पता न चले। इस हालत में भी वो लक्ष्मी पर गुस्सा करने से बाज न आया। लक्ष्मी खामोश रह गई। सब लोग कहाँ जाते, विनोद को तो कोई मुंह ही न लगाता था। लक्ष्मी खामोशी से अपनी माँ के घर चली गई। घर में बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप था। एक छोटा सा मकान था। लक्ष्मी को इस हालत में वापस देखा तो माँ ने ठंडी सांस ली। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। बाल सारे सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां थी। लेकिन बच्चों की एक लाइन उसके साथ थी जो माँ को बुरी तरह से नोच रहे थे। विनोद किसी ढीठ की तरह चारपाई पर पड़कर सो गया। उसका यहाँ भी वही काम था, खा लेता और सो जाता। लेकिन लक्ष्मी शर्म के मारे दिन रात घुलने लगी। दूसरी ओर कार्तिक कुछ दिन तो बहुत खुश रहा। फिर एक दिन घर आया तो उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। पत्नी ने सर पकड़ते हुए कहा। कार्तिक तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहां जाकर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। कार्तिक को बड़ी खुशी हुई। उसने माँ को बताना चाहा, मगर पत्नी ने कहा, अरे उन्हें बताओगे तो सबके सब फिर आ जाएंगे, रहने दो, मैं अपनी माँ के घर। पत्नी ने इतराते हुए कहा तो कार्तिक मान गया। 9 महीने पलक झपकते गुजर गए। उसके यहाँ एक खूबसूरत से बेटे ने जन्म लिया। लेकिन पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दई ने घर आकर बच्चा पैदा किया था, मगर पत्नी चाहती थी कि उसकी रिपोर्ट अस्पताल से ले जाकर दिखा दी जाए ताकि पता चले उसके पेट में लगातार दर्द क्यों हो रहा है। कार्तिक तो पत्नी के हुक्म का गुलाम था। कहाँ रखी है वो रिपोर्ट्स, बताओ, मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। कार्तिक ने पूछा तो चारपाई पर लेटे लेटे कमजोरी से पत्नी ने एक और इशारा कर दिया। कार्तिक ने वो संदूक खोला। उसके सामने ही एक रिपोर्ट की फाइल नजर आ रही थी। कार्तिक ने नपक कर उसे उठाया और तेजी से घर से बाहर निकलता चला गया। ढूंढ ढांढ कर उसने शहर में एक शानदार क्लिनिक ढूंढा। जब उसका नंबर आया तो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के सामने जा पहुंचा। डॉक्टर चौंक गई। मरीजा को क्यों नहीं लाए, डॉक्टर ने पूछा तो कार्तिक ने कहा, डॉक्टर साहिबा वो बहुत बीमार है, मैं इसलिए उसके आपके पास रिपोर्ट लेकर आया हूँ। अगर डॉक्टर को दिखाना सही है तो मैं उसे यहाँ ले आऊँगा। कार्तिक की बात पर डॉक्टर ने रिपोर्ट उसके हाथ से ले ली और रिपोर्ट पढ़ने लगा। अचानक ही वो चौंक सी गई। इस रिपोर्ट में तो लिखा था कि मरीज के पेट में ट्यूमर है, उन्हें तो बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए। आप कैसे जाहिल हैं, क्या आपने इस हालत में भी अपनी पत्नी से बच्चा पैदा करवाया है। डॉक्टर की बात पर कार्तिक चौंका। ट्यूमर? नहीं डॉक्टर, हमें तो किसी ने ट्यूमर के बारे में नहीं बताया। कार्तिक की बात पर डॉक्टर ने मरीज का नाम पढ़ा। बोली, लक्ष्मी नाम है आपकी पत्नी का? इसमें लिखा है कि मरीज का नाम लक्ष्मी है, उसके पहले से 3 बच्चे हैं, उसके पेट में ट्यूमर बन चुका है। उसका इलाज यही है कि उसके और बच्चे पैदा ना होने दिए जाएं और उसका खूब ख्याल रखा जाए, वरना ये किसी भी समय मर सकती है। कार्तिक पर जैसे कोई पहाड़ टूटा था। उसने झपट कर डॉक्टर के हाथ से वो फाइल वापस ली। हे भगवान, वो तो गलती से माँ की फाइल उठाकर ले आया था। लेकिन डॉक्टर के मुंह से निकलने वाली बात ने तो उसके कदमों तले से जमीन खींच ली थी। तो क्या उसकी दादी और उसका बाप जबरदस्ती उसकी माँ से बच्चे पैदा करवाते रहे, जबकि वो तो बेचारी मौत की चौखट पर खड़ी हुई थी। कार्तिक उल्टे कदमों से बाहर निकल आया। उसे अब समझ आ रही थी कि वो अपनी पत्नी के लिए इतना चिंतित था तो कभी उसकी माँ की किसी ने चिंता क्यों नहीं की थी। क्यों उसे हर बार मौत के मुंह से में धकेलते रहे। और अब जब वो इस उम्र में पहुंच गई थी तो लक्ष्मी ने खुद उसे कार्तिक ने खुद उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, जबकि इसमें उसका कोई कसूर न था। वो वहां से सीधा अपनी नानी के घर आया। सामने ही लक्ष्मी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी हड्डियां निकल आई थीं। यूं लगता था जैसे वो अब मरी के तब मरी। कार्तिक उसकी चारपाई के पास जाकर खामोश खड़ा हो गया। लक्ष्मी ने जब उसे यूं खड़ा देखा तो एकदम उठकर बैठ गई। तुम कब आए? कार्तिक ने उसके पैरों को पकड़ लिया। माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपकी बीमारी को समझे बगैर आप पर गुस्सा करता रहा, जबकि मुझे पता था कि गलत आप नहीं बल्कि पिताजी और दादी हैं। वही आपको मजबूर किया करते थे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि आपका ट्यूमर ख़त्म हो जाए। मगर आज डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। ट्यूमर वाले मरीजों से तो बच्चे पैदा करवाने ही नहीं चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा होता है।
किसी ने आपका ख्याल नहीं किया, मैंने भी नहीं। कार्तिक फूट फूट कर रोने लगा था। लक्ष्मी खामोश रह गई, मगर वो खुश थी कि किसी को तो उसका ख्याल आया। कार्तिक माँ को वापस ले जाने आया था। उसने माँ समेत अपने सारे छोटे बहन भाइयों को अपने घर में जगह दे दी, मगर विनोद को घर में घुसने न दिया। सास ससुर ससुर से भी उसे घर से निकाल दिया था। वैसे भी वो एक नकारा बन चुका था। दोस्तों के साथ कभी किसी ढाबे पर बैठा हुआ होता था और कभी किसी होटल पर। बच्चों की नज़र में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। कार्तिक ने अपनी पत्नी को समझाकर माँ की सेवा करने पर राजी कर लिया था। वो दिल की बुरी नहीं थी। जब लक्ष्मी ने उसके बच्चे को खूब संभाला तो वो भी सास की सेवा करने लगी। लक्ष्मी का इलाज होना शुरू हुआ और उसकी हालत में सुधार आने लगा। वो खुश थी कि उम्र के आखिरी पड़ाव में ही सही, मगर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।